हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होता है? तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होता है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, बैलेंस का ही मतलब होता है दोनों तरफ समान भार होना, है ना। अगर इधर 2 kg है तो इधर भी 2 kg होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जाते हैं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, जैसे सब्जी खरीदते हैं, है ना, आलू हो गया, पटल हो गया, तो वहां पर देखते हैं कि 1 kg का इधर कोई मापने वाला कोई, है ना, इंस्ट्रूमेंट चढ़ाता है, और यहाँ देखते हैं उतनी ही मात्रा में यहाँ कोई हम लोग वस्तु लेते हैं। वो आलू हो सकता है, टमाटर हो सकता है, या कोई भी चीज। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग? बराबर करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर इक्वेशन की बात हो रही है, केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एटम के नंबर को बराबर करते हैं, है ना। एटम का नंबर अगर बराबर होगा तो उसका भार भी क्या होगा, वेट भी उसका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई ए सब्सटेंस है, यहाँ पर कोई बी है, तो यहाँ पर अगर ए बी बना तो यहाँ पर जो ए और बी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का जो यहाँ पर एटम का जो नंबर होगा वही नंबर इधर प्रोडक्ट में ए का होना चाहिए। यहाँ बी का, रिएक्टेंट में बी का अगर जो एटम का नंबर होगा उतनी ही क्या होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट में बी का एटम का नंबर होना चाहिए। तो एटम बराबर होता है, यानी क्या होगा, उसका मास भी क्या होगा, बराबर होगा। मास को बराबर करना है हम लोग को, है ना। और टोटल का योग देखा जाए, टोटल का सम देखा जाए, है ना, तो क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट के सम बराबर होगा। प्रोडक्ट के बराबर, दोनों बराबर होना चाहिए, है। यह कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट के अंदर जो एटम का नंबर है वही नंबर प्रोडक्ट में होना चाहिए। किसका? एटम का नंबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन, किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कार्बन का नंबर कितना है, एटम का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पर 2 हो गया। इधर देखते हैं प्रोडक्ट में देखते हैं, तो कार्बन का नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन क्या होगा, 2 हो गया। तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार के जो केमिकल इक्वेशन होता है उसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा समझ, तो ऐसे लिख देंगे, द नंबर ऑफ एटम्स, लिखेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल इन रिएक्टेंट। फिर से लिखो, इसको ऐसे लिखो, द नंबर ऑफ एटम्स in reactant
reactant is equal to the number of atoms in product है ना। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन बंद करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर दोनों का आइटम, कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 2, उसी प्रकार यहाँ पर कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 2, यानी दोनों तरफ क्या है, नंबर क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं उसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों तरफ एटम का नंबर बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बैलेंस हो गया तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट है नॉट इक्वल नहीं होगा, है ना, उसी को अनबैलेंस कहेंगे। अनबैलेंस कहेंगे क्या होगा भाई, इज नॉट इक्वल है ना। यानी कहने का मतलब जो नंबर ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल किसके बराबर, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। आगे समझ में, रिएक्टेंट के जो एटम का नंबर होगा वो प्रोडक्ट के अंदर जो एटम होगा उनका नंबर बराबर नहीं होगा, है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कहा जाए सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर नंबर हम लोग देखते हैं किसका भाई, एटम का नंबर। तो सोडियम का नंबर क्या होगा 1, ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया 2। यहाँ पर सोडियम का नंबर देखते हैं कितना है 2, तो देखिए 2 है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2। तो यहाँ पर सोडियम 1 देखिए, यहाँ पर सोडियम 1 हो गया, देखिए यहाँ पर सोडियम क्या है 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, यानी देखिए यहाँ पर सोडियम का नंबर, एटम का नंबर बराबर नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया ना, इसी को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल नहीं होगा किसके बराबर, द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। उसी को लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, हाँ, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप 9th में पढ़े होंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है ना। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, कोई भी अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात हो गई, केमिकल रिएक्शन देखे हम लोग, केमिकल इक्वेशन देखते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होता है जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अगला टॉपिक हम लोग डालेंगे, है ना, कौन कौन से ऐसे है ना फैक्टर होते हैं जिससे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस अफेक्ट होता है ना। तो देखेंगे हम लोग फैक्टर देखेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन को कैसे वो अफेक्ट करता है। तो पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसके अफेक्टिंग करता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अफेक्ट डालता है, उसके रेट को डालता है, यानी या तो वो जल्दी इंक्रीज कर देगा या क्या होगा, डिक्रीज कर देगा। तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रिएक्टर,
नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट। तीसरा जो होता है वह होता है इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रिएक्शन। ठीक है ना, रिएक्शन में डायरेक्ट डाल देना। ठीक है, ये तो फैक्टर हो गया है ना, जो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, इफेक्ट डालता है, कहीं ना कहीं से इफेक्ट डालता है। लेकिन कुछ ऐसे है ना, और भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, इफेक्ट डालता है ना। जैसे कि देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, द रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ है ना, किस प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, है ना, किस प्रकार के सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है ना। तो इसके ऊपर एक विशेष हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर बनाएंगे लेक्चर हम कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, तो कुछ समझ जाइए। सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट पर भी क्या करता है, इस प्रकार का सॉल्वेंट होगा, केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। और कैटलिस्ट नाम सुने होंगे, कैटलिस्ट दो प्रकार के, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना। तो ये सब कुछ फैक्टर है ना, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। ठीक है ना, केमिकल जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, जो अनबैलेंस केमिकल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो बनेगा। ठीक है ना, उसमें देखेंगे हम लोग कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं। ठीक है ना, और दूसरा एक वीडियो स्पेशल बनेगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस सभी के बारे में, है ना, इस सभी के बारे में हम क्या करेंगे, हम लोग देखें। ठीक है ना, बस आज भर के लिए यही। ठीक है ना, चैनल को हम सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना से जितना हो सके शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।